इतिहास में कुछ तारीखें और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि खून और दहशत से लिखे जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानियत कभी भूलना नहीं चाहती, लेकिन भूल भी नहीं पाती। आज की कहानी एक ऐसे ही चेहरे की, एक ऐसा नाम जो क्रूरता, बर्बरता और आतंक का दूसरा नाम बन गया। एक शख्स जिसकी एक हरकत ने उसे पाकिस्तान में शोहरत दी और हिंदुस्तान की नज़रों में सबसे बड़ा जल्लाद बना दिया। ये कहानी है इलियास कश्मीरी की, वो आतंकी जिसने न सिर्फ भारत की जमीन को अपने नापाक कदमों से रौंदा, बल्कि भारतीय सेना के एक वीर जवान के साथ हुई उस वहशी हरकत का सरगना बना, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उसके गुर्गे ने हमारे एक सैनिक का सिर कलम किया और उसे एक ट्रॉफी की तरह सरहद पार ले गए। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी के बनने और मिटने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारतीय सेना के उस स्वाभिमान की जिसे जब जब ललकारा गया तब तब दुश्मनों को उनकी कीमत चुकानी पड़ी। इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे इलियास कश्मीर की पूरी जिंदगी, उसके किए गए हर गुनाह का हिसाब करेंगे और जानेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक का अंत हुआ। तारीख 27 फरवरी साल 2000, जगह जम्मू कश्मीर का नौशेरा सेक्टर। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भारतीय सेना की अशोक लिंसिंग पोस्ट पर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के इसी सन्नाटे को चीरते हुए 25 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी और स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान घात लगाकर हमला करते हैं। इस कायरतापूर्ण हमले का सरगना था इलियास कश्मीरी। घंटों चली इस मुठभेड़ में भारतीय जवानों ने अदम्य साहस दिखाया, लेकिन दुश्मन संख्या में ज्यादा था और धोखे से हमला करने में कामयाब रहा। इस हमले के बाद जब सुबह हुई तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमारे 7 जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन इलियास कश्मीरी की हैवानियत यहीं नहीं रुकी। जो हुआ उसे इंसानियत का शर्मसार कर दिया। हमलावरों ने हमारे एक वीर जवान, 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री की सिपाही भाऊ साहेब मारुति तालेकर का सिर कलम कर दिया और उस कटे हुए सिर को एक वैशी ट्रॉफी की तरह लेकर पाकिस्तान चले गए। कहा जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कोटली शहर में उस सिर को घुमाया गया। पाकिस्तानी अखबारों में हमलावरों की तारीफें छापी गई, उन्हें हीरो बताया गया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने घिनौनी हरकत के लिए हमलावरों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया था। यही वो घटना थी जिसने इलियास कश्मीरी को भारत का सबसे वंचित आतंकवादी और आतंक का सबसे घिनौना चेहरा बना दिया। आइए जानते हैं इस जल्लाद की पूरी कहानी और कैसे मिला उसे उसके किए का अंजाम। आखिर कौन था इलियास कश्मीरी? क्या वो पैदाइशी आतंकवादी था या उसे बनाया गया? उसका सफर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर अलकायदा के हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचा। चलिए जानते हैं उसके शुरुआती जीवन और कट्टरपंथी की दुनिया में उसके पहले कदम के बारे में। इलियास कश्मीरी का जन्म 1964 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के भिम्बर इलाके में हुआ था। कहते हैं उसके अंदर शुरू से ही फौज में जाने का जुनून था और वो पाकिस्तानी सेना का अफसर बनना चाहता था। लेकिन ये वो दौर था 1980 का दशक, जब पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाएं घुस चुकी थी और अमेरिका पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद को हवा दे रहा था। दुनिया भर से नौजवानों को इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। इलियास कश्मीरी भी इसी लहर में बह गया। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अफगानिस्तान की जंग में कूद पड़ा। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया। अफगानिस्तान के पहाड़ों में उसने सिर्फ लड़ना नहीं सीखा, बल्कि बारूद और बम बनाने की कला में महारत हासिल की। वो लैंड माइन बिछाने का एक्सपर्ट बन गया। इसी जंग में लड़ते हुए उसकी एक आंख चली गई और एक उंगली भी कट गई। अब वो एक सामान्य नौजवान नहीं, बल्कि एक घाघ लड़ाका बन चुका था, जिसके दिल में कट्टरपंथ का जहर भर चुका था। जब अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी हुई तो पाकिस्तान की आईएसआई ने इन ट्रेंड लड़ाकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ, खासकर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए करना शुरू कर दिया। इस दौर में एक नए आतंकी संगठन का उदय हुआ, जिसका नाम था हरकत उल जिहाद ए इस्लामी यानी हुजी। इलियास कश्मीरी इसी संगठन का हिस्सा बन गया। अपनी क्रूरता और लड़ने की काबिलियत के दम पर वो बहुत जल्द हुजी का टॉप कमांडर बन गया। आईएसआई उसे पसंद करती थी क्योंकि वो एलओसी पर भारतीय सेना को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता था। कहा तो यह भी जाता था कि एलओसी पर हमले के दौरान पाकिस्तान सेना उसे कवर फायर तक देती थी।
जिससे ये शक और गहरा होता गया कि वो सिर्फ एक आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना की एक कठपुतली है। कुछ रिपोर्ट्स तो उसे पाकिस्तानी सेना के एलिट स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का पूर्व कमांडो भी बताती है। हालांकि कश्मीरी ने खुद एक इंटरव्यू में इससे इनकार किया था। 90 का दशक कश्मीर में आतंकवाद के सबसे बुरे दौर में से एक था और इलियास कश्मीरी इस आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो लगातार भारतीय चौकियों पर हमला कर रहा था, लेकिन साल 2000 में सिपाही भाऊ साहब तालकर से जुड़ी बर्बरता की घटना ने उसे रातों रात आतंक की दुनिया का पोस्टर बॉय बना दिया। लेकिन भारत की हर सुरक्षा एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर लाया गया। अब वो सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वो भारतीय सेना के स्वाभिमान पर एक जख्म था जिसका हिसाब होना बाकी था। इस घटना के बाद कश्मीरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने आतंक को एक नया और भी खतरनाक रूप देने का फैसला किया। उसने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जिसका नाम ही दुनिया भर की खुफिया एजेंसी के लिए सिरदर्द बन गया, ब्रिगेड 303। सिपाही भाऊ साहब तालकर की शहादत से जुड़ी घटना के बाद मिली शोहरत ने इलियास कश्मीरी के इरादों को और भी खूंखार बना दिया था। वो अब सिर्फ आईएसआई के इशारों पर नाचने वाला एक मोहरा नहीं रहना चाहता था, वो अपनी एक अलग पहचान, एक अलग साम्राज्य बनाना चाहता था। और इसी सोच ने जन्म दिया आतंक की सबसे घातक मशीनों में से एक, ब्रिगेड 303। ब्रिगेड 303 क्या थी? इसका नाम इस्लामिक इतिहास की जंगे बदर से लिया गया था। कश्मीर ने इसी नाम का इस्तेमाल करके अपने संगठन को एक पौराणिक और मजहबी बना दिया। ये एक हाइब्रिड संगठन था जिसे अल कायदा की शैडो आर्मी या लश्कर जिल का हिस्सा माना जाता था। इसमें हरकत उल जिहाद इस्लामी हुजी के अलावा लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़ी आतंकी भी शामिल थे। ये इलियास कश्मीरी की पर्सनल किलिंग मशीन थी जो उसके एक इशारे पर कहीं भी किसी भी हद तक जा सकती थी। शुरुआत में ब्रिगेड 303 का मुख्य फोकस कश्मीर और भारत ही रहा है, लेकिन 9/11 के हमलों के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, तो इलियास कश्मीरी अपने पुराने अकाओं के खिलाफ ही हो गया। मुशर्रफ का तालिबान का साथ छोड़ना उसे गद्दारी लगा। यहीं से पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी के रास्ते अलग हो गए। अब कश्मीरी सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और पश्चिम देशों का भी दुश्मन बन चुका था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने परवेज मुशर्रफ पर कई जानलेवा हमले की साजिश रची। दिसंबर 2003 में रावलपिंडी में मुशर्रफ के काफिलों पर हुए 2 बड़े हमलों के पीछे कश्मीरी का ही दिमाग माना गया। उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आईएसआई में बैठे अपने पुराने दोस्तों और सबूतों की कमी के कारण वो कुछ ही हफ्तों में छूट गया। जेल से बाहर आने के बाद वो और भी खतरनाक हो गया। साल 2005 के आसपास उसने अपना ठिकाना कश्मीर से बदलकर पाकिस्तान के कबायली इलाके वजीरिस्तान को बना दिया। ये वो इलाका था जहां दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और अलकायदा का पूरा नेतृत्व छिपा हुआ है। यहाँ आकर इलियास कश्मीरी सीधे अलकायदा के संपर्क में आ गया। उसकी क्रूरता, मिलिट्री प्लानिंग की समझ और भारतीय उपमहाद्वीप में उसका नेटवर्क वो चीजें थी जिन्हें अलकायदा के बड़े नेताओं को प्रभावित किया। देखते ही देखते वो अलकायदा का एक प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर बन गया। अब उसके निशाने पर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। उसने हमलों की एक ऐसी झड़ी लगाई जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। 26/11 मुंबई हमला, 2008 डेविड कोलमैन हेडली, वो अमेरिका पाकिस्तानी आतंकवादी जिसने मुंबई हमलों के लिए रेकी की थी। उसने अपनी पूछताछ में खुलासा किया था कि वो इलियास कश्मीरी से मिला था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुंबई पर इस तरह के भयानक हमले का आइडिया सबसे पहले इलियास कश्मीरी ने ही अलकायदा के सामने रखा था। उसका मकसद एक ऐसा हमला करना था जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए। हालांकि यह हमला लश्कर तैयबा ने किया था, लेकिन इस तरह के हमलों की योजना में कश्मीरी की भूमिका को लेकर अटकलें लगाई जाती है। पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, 2010 फरवरी 2010 में पुणे की मशहूर जर्मनी बेकरी में एक भयानक बम धमाका हुआ जिसमें 17 लोग मारे गए। भारतीय जांच एजेंसियों ने इस हमले के पीछे इलियास कश्मीरी और उसके संगठनों का हाथ होने का शक जताया था। उसका आतंक भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उसने डेनमार्क के उस अखबार के दफ्तर पर हमला की साजिश रची जिसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ को मारने की भी प्लान बनाया था। उसकी बढ़ती ताकत और क्रूरता ने अमेरिका को भी चिंतित कर दिया। अगस्त 2010 में अमेरिका ने इलियास कश्मीरी को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। अब वो सिर्फ भारत की ही नहीं
बल्कि अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड बन चुका था। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने उसे धरती पर सबसे खतरनाक आदमियों में से एक बताया। मई 2011 में जब अमेरिकी सिल्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मार गिराया, तो अल कायदा के सबसे खतरनाक कमांडरों में से इलियास कश्मीरी का नाम गिना जाने लगा। एक पूर्व फौजी बनने का सपना देखने वाला नौजवान अब दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक बन चुका था। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि हर जुल्म का हिसाब होता है, और इलियास कश्मीरी के अंत की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही थी, लेकिन भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर अमेरिका के वर्जीनिया में CIA के हेडक्वार्टर में। इलियास कश्मीर की कहानी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत के दुश्मनों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आप भी भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें, और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी पर और देखते हैं कि कैसे इस शैतान का अंत हुआ। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद इलियास कश्मीरी अल कायदा का वो चेहरा बन गया था जिसे अमेरिका हर कीमत पर खत्म करना चाहता था। वो सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वो अल कायदा का मिलिट्री ब्रेन था, एक चलता फिरता योजनाकार। अमेरिका खुफिया एजेंसी, खासकर CIA, उसे प्रायोरिटी टारगेट मान चुकी थी। उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रखा गया था। अब शुरू हुई थी दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों और सबसे शातिर शिकार के बीच चूहे बिल्ली की एक जानलेवा दौड़। वजीरिस्तान का कबायली इलाका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर फैला हुआ एक ऐसा इलाका जहां कानून का नहीं बल्कि कबीलों और आतंकियों का राज चलता है। ऊंची ऊंची पथरीली पहाड़ियां, संकरी घाटियां और अनगिनत गुफाएं। यह इलाका किसी भी बाहरी सेना के लिए एक कब्रगाह जैसा था। यहीं कहीं इलियास कश्मीरी छिपा बैठा था। वो बेहद शातिर था। वो कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिकता था। वो जानता था कि आसमान में मंडराते अमेरिका प्रेडेटर ड्रोन उसकी हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट फोन या मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचता था। लेकिन CIA भी पीछे हटने वाले में से नहीं थी। उन्होंने वजीरिस्तान में अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया था। इन्हीं मुखबिरों के जरिए CIA को कश्मीरी की गतिविधियों के बारे में टुकड़ों टुकड़ों में जानकारी मिलने लगी। इस बीच सितंबर 2009 में एक खबर आई कि वजीरिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में इलियास कश्मीरी मारा गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आतंक के एक अध्याय का अंत हो गया है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। लगभग 2 महीने की खामोशी के बाद इलियास कश्मीरी ने खुद मीडिया से संपर्क साधा और अपने जिंदा होने का सबूत दे दिया। वो ना सिर्फ जिंदा था बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक इरादों के साथ लौटा था। उसका जिंदा बचना अमेरिका एजेंसियों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। अब उसे खत्म करना उनके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। उन्होंने अपनी निगरानी और भी बढ़ा दी। और फिर आया वो दिन, 3 जून 2011। रात का वक्त था। दक्षिणी वजीरिस्तान के एक इलाके में एक कंपाउंड में कुछ हलचल थी। मुखबिरों से CIA को पक्की खबर मिली थी कि इलियास कश्मीरी अपने कुछ खास साथियों के साथ इसी कंपाउंड में मौजूद है। वो लोग शायद किसी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। हजारों मील दूर बैठे अमेरिकी ऑपरेटरों को यह जानकारी मिली। सैटेलाइट के जरिए ड्रोन उस कंपाउंड पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। थर्मल इमेजिंग से लक्ष्य की पुष्टि की गई और फिर अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए प्रीडेटर ड्रोन से निकली हेल फायर मिसाइलें आग के गोलों की तरह उस कंपाउंड पर आ गिरी। एक के बाद एक कई धमाके हुए। मिसाइलों ने कंपाउंड को धूले और मलबे के ढेरों में बदल दिया। हमले में कश्मीरी समेत 9 आतंकवादी मारे गए। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। स्थानीय तालिबान कमांडो और खुद कश्मीरी के संगठन हरकत उल जिहादी ए इस्लामी हुजी ने भी एक बयान जारी कर उसकी मौत की पुष्टि दी। हुजी के प्रवक्ता ने मीडिया को भेजा एक फैसले में लिखा, हमारे अमीर और कमांडर इन चीफ मोहम्मद इलियास कश्मीरी अपने साथियों के साथ 3 जून 2011 को रात 11:15 पर अमेरिका के ड्रोन हमले में शहीद हो गए। हम अमेरिका से इसका पूरा बदला लेंगे। हालांकि उसकी मौत के बाद भी कुछ समय तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा। भारत सरकार ने भी कुछ समय तक उसे अपनी वंचित भगोड़ों की सूची में बनाए रखा, जो ये दर्शाता है कि आधिकारिक उसकी मौत को लेकर पूरी तरह निश्चित होना चाहते थे। आखिरकार बाद में अल कायदा से जुड़े मीडिया ने भी उसकी मौत की पुष्टि कर दी, जिससे आतंक के क्रूर अध्याय का अंत हो गया। इस तरह एक आंख और एक उंगली गंवा चुका वो आतंकवादी जो खुद को अजय समझने लगा था, आसमान से आई आग में जलकर खाक हो गया। जिस शख्स की सरपरस्ती में एक भारतीय सैनिक का सिर कलम किया गया था, उसका अपना शरीर इतने टुकड़ों में बट गया
कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। यह आतंक एक ऐसे अध्याय का अंत था जिसे इलियास कश्मीरी ने अपने खून और दूसरों के खून से लिखा था। इलियास कश्मीरी की कहानी आतंक के उस घिनौने चेहरे को दिखाती है जो मजहब का नकाब ओढ़कर इंसानियत का शिकार करता है। एक छात्र से दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक बनने का उसका सफर एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि कैसे नफरत और कट्टरपंथ की विचारधारा एक इंसान को हैवान बना सकती है। लेकिन यह कहानी एक उम्मीद भी देती है। ये कहानी बताती है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। इलियास कश्मीरी को शायद लगा होगा कि वो सिपाही भाऊ साहब मारुति तालकर के साथ बर्बरता करके भारत के स्वाभिमान को झुका देगा, लेकिन वो गलत था। भारत झुका नहीं बल्कि और मजबूत से खड़ा हुआ। हमारे वीर सिपाही भाऊ साहब तालेकर की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी शहादत ने देश को एक ऐसे दुश्मन से लड़ने का संकल्प दिया जिसका अंत आखिरकार उसी क्रूरता से हुआ जिसे उसने खुद फैलाया था। हम आज सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर और उन सभी वीर जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इस देश की शांति और सुरक्षा कितनी कुर्बानियों से हासिल हुई है। भारतीय सेना का शौर्य, उनका पराक्रम और उनका बलिदान ही इस राष्ट्र की असली ताकत है। इलियास कश्मीरी जैसे आतंकवादी आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत का तिरंगा हमेशा शान से लहराता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और इसने आपके अंदर हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान को और बढ़ाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय इस कहानी को जान सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप इतिहास के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण पन्नों से रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,